हेलो 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 दोस्तों। वेलकम टू वार्ताला। और आज हम बात कर रहे हैं सेंचुरी ऑफ चाइना। ह्यूमिलिएशन। चाइना। चाइना। चाइना के एक उस ऐसे समय की बात करेंगे आज हम, जिस दौर में चाइना को मानहानि का सामना करना पड़ा। क्या ये बात ठीक है? मानहानि का ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आइए जानते हैं किस बेइज्जती। प्रकार से। ऐसे बेइज्जती की वर्ड मत बोलो। शताब्दी। बेइज्जती की शताब्दी। ये भी ठीक है, लेकिन हम नेगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करेंगे, तो हम बोलेंगे एक कम अच्छे समय की हम बात करेंगे आज। कम अच्छा समय जो चाइना के इतिहास में आया। आप सोच रहे होंगे कि कोविड कम अच्छा समय नहीं, ये उनका बहुत अच्छा समय है। उनका कम अच्छा समय था इतिहास, जब हम बात करेंगे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की। तो मेरे प्यारे मित्र अभिनव, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से जाने से पहले कुछ कुछ हम एक बार डिस्कस करते हैं चाइना की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा उसका आइडिया लगने के लिए। तो जो लास्ट डायनेस्टी थी चाइना की, जैसे हमने पढ़ा है कि वो चिंग डायनेस्टी थी। ठीक है, मतलब विच एस्टेब्लिश इन 1600s, 1640s, 44 में करीब आई थी। ठीक है। और इनका एक लास्ट डायनेस्टी थी, और जब इनका एरा शुरू हुआ था, ये एक पीरियड था, इस टाइम कुछ उनके ऐसे रूलर्स आए थे जिंग डायनेस्टी के। इनिशियली दोज वर रियली गुड, उन्होंने ट्रेड वहाँ पे, काफी लिटरेचर, काफी बिजनेस को, बहुत चीजों को सराहा, विच वाज हेल्पिंग द कंट्री इंटरनली बिकम स्ट्रॉन्ग पावर। और ये सब चाइना का तब से नहीं था, इनफैक्ट बहुत पहले से चाइना एंड इंडिया वर दी लाइक टू डोमिनेटिंग कंट्रीज इन एशियन बेल्ट, जहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स आना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल थे अपने में। एटलीस्ट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्री थे। और जीडीपी में, वर्ल्ड में, अगर हम, कई जगह हमने पढ़ा भी ये चीज कि इंडिया की भी जीडीपी, अगर हम बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, सॉरी, बिफोर ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड, लाइक इट वाज वन नंबर वन। अगर वो आज के टाइम में हम देखें, अगर वही स्टेट रहती, इट विल बी हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। या गोल्ड रिजर्व की बात करें तो भी इंडिया विल बी द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व। तो ऐसे ही इंडिया एंड चाइना वर द टू मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। तो इंडिया की तो बहुत हिस्ट्री है, हमने पढ़ी भी है, नहीं पढ़ी हम आगे वीडियोज में बनाया है, बनाएंगे आगे भी। तो हम आज बात करते हैं चाइना की। तो हम, होता क्या है कि जब ये चिंग डायनेस्टी आई थी, अब कंट्री बहुत अच्छा रिसोर्सफुल हो गया था, लोग भी खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, पीपल वर ऑल्सो रिच। और मार्जिनल गैप डिफरेंस लोगों में बहुत कम था वहाँ पे। लेकिन होता क्या है, चाइना के जो, अगर हम नक्शा देखेंगे पुराने टाइम की, जब हम बात करते हैं, इसमें मेजरली तो हमारा जो हम एज अ कंट्री चाइना आज के टाइम में देखते हैं, उसका राइट हैंड साइड में थे हमारे हान डायनेस्टी के लोग, हान पीपल जिनको हम बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एरिया था तिब्बत का, जो कि इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत कम थे, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि जहाँ पे जाना या ट्रेड या रोड्स वगैरह नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अपर एरिया की बात करते हैं, हमारा शिंगजियान हो गया या फिर हमारा मंगोलिया हो गया। मंगोलिया का हमें आज भी पता है कि आज भी वो एरिया ओपन है चाइना के लिए, मतलब वहां से आप इजीली चाइना से एंटर कर सकते हो। वहां पे कंस्ट्रक्शंस नहीं है अच्छी, आप, बहुत कम आबादी वहां सेटल है। फिर हम इधर की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड की, तो वहाँ पे आता है हमारा मंचूरिया एरिया, जो आज के टाइम में कुछ पार्ट इसका रशिया के पास भी है। तो अभिनव मेरे भाई, जैसे हम चिंग डायनेस्टी की बात करते हैं, तो ये लोग निकल के आए थे मंचूरिया के एरिया से। ठीक है। तो ये लोग निकल के आए मंचूरिया के एरिया से, तो ठीक है, अब आए, लेकिन जो इनका मेन एरिया था, जहाँ पे ज्यादा इनकी जनता थी, जो हमने आन एरिया की बात करी, वहां पे हो गया। बाकी इसके अलावा पूरा एरिया जितना भी बात करते हैं, एटलीस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट, सॉरी वेस्टर्न पार्ट कंप्लीटली, जो हमारा तिब्बत है, बहुत कम आबादी थी। और वहाँ पे हान डायनेस्टी के लोग ऑलमोस्ट थे ही नहीं। बहुत कम लोग माइग्रेट करते थे इधर से उधर। लेकिन जितना भी हमारा ईस्टर्न पार्ट था, कोस्टल एरिया था, हांगकांग या नीचे का, जितने भी हमारे कैंटोन एरिया है, ग्वांगजो, वो सब के सब हमारे हान डायनेस्टी के थे। और बीजिंग इनकी कैपिटल थी, जहाँ पे हमारे किंग बैठते थे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी हिस्ट्री। अब इन्होंने, जब लास्ट के जब रूलर्स आए थे इनके, जब हम सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की बात करते हैं, ये पीरियड है 1839 टू 1949। है ये पीरियड ऑलमोस्ट लाइक 111 मतलब साल ये का। ओपियम वॉर से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ओपियम जब वॉर इसके अंदर स्टैब्लिश है, हुई थी। टिल टिल कम्युनिस्ट पार्टी, यस, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक, एंड के बाद। और ओपियम वॉर भी एक रीजन था जिस वजह से ये सेंटर ऑफ ह्यूमिलेशन एक्सेजरेट होगा बहुत ज्यादा। शुरू बहुत पहले हो गया था। अच्छा, हम अभी चिंग डायनेस्टी की बात करते हैं। तो इनके जब लास्ट के रूलर्स रहे थे आपके 1800s 1900s में, दोज वर लाइक, उनके बाप दादा ने मेहनत करके काफी अच्छा एम्पायर तो बना दिया। उन्होंने बस उसको बहुत कंस्ट्रेंट कर दिया कि
ज़्यादा कोई ट्रेड या कोई चीज़ें नहीं जाएंगी। चाइना वॉज लाइक आत्मनिर्भर कंट्री अपने टाइम का। मतलब सिल्क हो गया, पेपर हो गया, गन पाउडर, यू नेम अ थिंग, चाइना में हर वो चीज़ अवेलेबल थी जो वहाँ सरकार को, लोगों को चाहिए थी। हम्म, और एक डिफरेंस ये था इंडिया और चाइना में, जैसे इंडिया में गोल्ड का, इंडिया वॉज अ गोल्ड ट्रेडिंग कंट्री, मतलब गोल्ड उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा से ज़्यादा रही है। चाइना के लिए सिल्वर आता। चाइना यूज टू ट्रेड इन सिल्वर ओनली विद, इवन विद द फॉरेन नेशनल। तो यहाँ ये भी एक रीज़न है ओपियम वॉर का, जब हम इसमें आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एरियाज की बात। अब क्या होता है कि हमारा चाइना, जो चिंग डायनेस्टी थी, और मैंने बताया आत्मनिर्भर थी, इन्होंने ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट भी बंद करा हुआ था अपना हर तरीके से। तो क्या आइसोलेटेड थे क्या ये पूरे वर्ल्ड से? आइसोलेट रहती थी खुद को, लेकिन 1800s में दे स्टार्टेड द ट्रेड। पहले क्या होता था, Okay. पहले इलीगल ट्रेड्स बहुत होते थे चाइना के अंदर। ट्रेड चलते थे लेकिन गैर कानूनी तरीके से। जैसे इंडिया में आज भी हमारी कई चीज़ें ऐसी है, अलाउड नहीं है इंडिया में बिकना, लेकिन हमें अंदर खाने, हमें पता है कौन किस पे है, कहाँ मिल रही है, सब हमें पता है। लीगल नहीं है बट वी कैन गेट एक्सेस टू इट। या जैसे हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं, जैसे हमारा तंबाकू गुटखे पे बैन है, लेकिन स्टिल वो खुलेआम बिक रहे हैं विद अ मैसेज कि ये आपके शरीर के लिए नुकसान है, नहीं, लेकिन वो स्टिल तो बिक रहे हैं। लीगल, ये तो लीगल टाइप का बैन ये थोड़ी है। शायद इस पे नहीं है, खैनी या तंबाकू, किसी एक चीज पे नहीं है इनमें से। जैसे नेवला तंबाकू बनाते हैं, शायद इन पे नहीं है, गुटखे पे है। सॉरी, गुटखे पे बैन नहीं है, खैनी या तंबाकू में से किसी एक चीज पे है, जितना मेरे को पता है। तो ट्रेड इंटरनली बहुत हो रहा था। तो अब चिंग डायनेस्टी को ये रियलाइज हुआ कि यार अगर हम अपना ट्रेड नहीं करेंगे ना फॉरेन से, हम्म, तो हो सकता है कि ऐसे ही आके इंटरनली बंदों को बहुत महंगे में काफी चीजों को ट्रेड करना पड़े। और एक्चुअल में सरकार को उसमें नुकसान हो रहा था, बीच में कमीशन बंदे बहुत खाते थे। फिर 1800s में चिंग डायनेस्टी में क्या करते कि चलो एक काम करते हैं, हम एक अपना कोस्टल एरिया था नीचे इनका, जिसको क्या बोलते थे, गोएंगसो कुछ बोलते थे इनको, जिसको ब्रिटिशर्स हांगकांग, ने नाम दिया था हांगकांग के कैंटन। पास का जो कोस्टल एरिया है। हांगकांग के पास का एरिया था, जिसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था कैंटन। ओके। जैसे कैंट एरिया की बात करते तो कैंटन। अब हुआ कहता है, ये चाइना ने सिर्फ अकेला इकलौता ये एरिया था, और ऐसे दो एरिया बाद में 1800s में ओपन किए थे जहाँ पे फॉरनर्स आके अपना ट्रेड कर सकते हैं। चाइना ऐसा कंट्री था जो चीजें एक्सपोर्ट तो करता था, फिर भी इम्पोर्ट कुछ नहीं करता था। देवर लाइक प्रॉस्पेरस, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। अब उनका प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे आते हैं चांदी की बात करते हैं, ओपियम वॉर भी आएगा अब यहाँ पे। अभी तक हिस्ट्री होगी चिंग डायनेस्टी की, अब हम बात करते हैं जब ट्रेड शुरू हुआ 1800s में। चाइना जितनी भी चीजें लेता था, ट्रेड करता था, वो करता था सिल्वर के अंदर। और ब्रिटेन करता था, ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, जिनकी हम बात करते हैं, पावर कंट्री थे पावरफुल उस टाइम के, जर्मनी ऑल्सो, ये करते थे गोल्ड में। तो ब्रिटेन को क्या करना होता था, ये जाते थे स्पेन के पास, गोल्ड के अगेंस्ट ये लोग लेते थे सिल्वर, उस सिल्वर से करते थे चाइना से ट्रेड। तो इनको वहां पे नुकसान होता था, गोल्ड से जब सिल्वर कन्वर्ट करा देते थे तो स्पेन अपना उसमें रखता था पार्ट। देन ये जाते थे चाइना में। अब सरकार ने क्या किया था, डायरेक्टली किसी भी पावर का इंटरवेंशन नाउ कंट्री के, उन्होंने कुछ अपने ब्रोकर्स रख दिए थे। जैसे हम हर्षद मेहता केस की बात करते हैं, हर्षद मेहता केस क्या था, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था पहले, कि एक ब्रोकर होगा जो एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी के बीच में जब ट्रेड होगा, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो वाया अ ब्रोकर करेंगे। ऐसी पीपल या गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, उनके बीच में और किसी फॉरेन पर्सन की या किसी धंधे के बीच में कुछ बंदे होते थे। अब ये बंदे सरकारी नहीं थे, लेकिन सरकार ने उनको पावर दी हुई थी कि आपको ट्रेड करना है, आप वो सामान से जनता में जाके बेचो, आप वो सामान हमें नीड होगी तो आप हमें लाके दोगे, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या रेट लेना है। और आप उनसे कितना रेट लोगे हमें मतलब नहीं है, बस हमें सामान मिलना चाहिए। लोगों को लेकिन महंगाई नहीं लगनी चाहिए, लेकिन वो रेट सेट नहीं करते थे, लेकिन कहते थे कि महंगाई नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पूरी पावर उन लोगों के हाथ में दे दी थी। ये उनकी सबसे पहली गलती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा लागत थी चाय की। हम कहते हैं कि इंडिया में चाय मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन चाइना वो टी एक्चुअली केम फ्रॉम चाइना, जिसपे हमारा शायद अगला जूट काजा का भी वीडियो होगा, टी और कॉफी पे। तो चाइना टी का, सिल्क का, गन पाउडर का, इन चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। सिल्क और इनका टी सबसे बड़ा था, और ब्रिटेन वॉज मैड अबाउट टी, कि उनको वही चाय का उत्पाद ही करना है, सॉरी उत्पाद नहीं करना, ट्रेड करना है। ठीक है। अब उनको, ब्रिटेन को कितने खर्च हुए, पहले गोल्ड से सिल्वर कन्वर्ट किया, सिल्वर फिर करना है। वहां जाके जो ब्रोकर आया, डायरेक्ट नहीं सेल करते थे, ब्रोकर को दिया, जैसे ब्रोकर को 100 रुपए में दिया, ब्रोकर ने आगे 150, 200, 250 में अपने रेट पे दिया। अब ये लोग क्या करते थे, जब टी लेके जाते थे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, उसमें भी फिर इनका खर्चा होता था। जैसे इंडिया में क्या करते थे ये लोग, सामान वापस पैकेजिंग करके लाके इंडिया तो बेच देते थे, लेकिन चाइना नहीं एक्सेप्ट करता था चीजें, वो कहता था ले जाओ, हम लेंगे नहीं तुमसे कुछ, हम बदले में से चांदी लेंगे। तो इन्होंने देखा कि ब्रिटेन का सिल्वर तो का जो चांदिया करते क्या थे? उनका चलता होगा इंटरनल करेंसीज में उस टाइम,
जैसे हम लोग गोल्ड यूज़ करते थे, गोल्ड हाँ, कॉइन्स जब थे, जब गोल्ड हाँ, जब हर चीज़ वर्ल्ड से। गोल्ड में ट्रेड कर रहा है तो तुम चांदी लेके क्या कर रहे हो? स्पेन भी तो करता था, लेकिन अच्छा, स्पेन स्टिल गोल्ड अपने पास बहुत ज़्यादा रखता था। ओके। बट स्पेन वाज लाइक अ पावर इन यूरोप विच वाज हेल्पिंग इन कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू सिल्वर। तो चाइना की वजह से स्पेन का बिजनेस बहुत बड़ा था उस टाइम। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटेन गवर्नमेंट रियलाइज कि यार ऐसे अगर चलता रहेगा ना, हमारे सिल्वर रिजर्व खत्म हो जाएंगे हम्म, और हमें गोल्ड दे दे के सिल्वर लेना पड़ेगा, और गोल्ड पे हमारा बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एंड दे रियलाइज की टी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि भाई धज्जियां उड़ रही है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका। तो वो क्या कहते हैं इसको कि टी यार वॉर क्यों नहीं किसी बोलते, इसको ओपीएम वॉर क्यों बोलते ओपियम का हैं? इस्तेमाल लड़ाई तो किया इन्होंने। चाय पे हो रही है। लड़ाई चाय से तो शुरुआत है, चाय पे अच्छा, चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन अंत कौन करेगा? गांजा, नशा, ओपियम। ठीक है, जैसे ओपियम ही होता है ना गांजा, या कुछ और होता है? अफीम। अफीम, मुझे नहीं पता, मारता गांजा नहीं तो उसे फिर पता बनाया नहीं मेरे पता को। नहीं। बोल तो रहा हम था कुछ तो। हम हिमाचल के कॉलेज से आए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। ये ऐसा कहना नहीं चाहिए हम हिमाचल से कॉलेज का है, अरे पूरे भारत में हिमाचल में नहीं है, ऐसे बदनाम मत करो स्टेट को। भारत को भी क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में गांजा है। ये वीडियो का पार्ट काट देंगे हम। नहीं, ये रखेंगे, ये ठीक रखेंगे। है। कैसा आदमी है, मरवाएगा। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स है ना, अच्छा उनके लिए एक वर्ड था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उनको हम बोलते थे कोहोंग। ये क्या जो क्या? ट्रेडर्स जो गवर्नमेंट है, कोहोंग बोलते थे इनको, कोहोंग। Those ओके। were the brokers which used to deal for the foreign traders to the people or the government of China। ठीक है, अभी चिंग डायनेस्टी चल रही है। तो अब क्या होता है कि 1800 में ट्रेड शुरू हो गया, इनको इतना सारा लॉस हो रहा था ब्रिटिश को, तो देन डिसाइडेड कि यार कुछ करते हैं कि हमारा ये रिजर्व बचाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे दे डिसाइडेड कि यार इंडिया में ना ओपियम बहुत ज्यादा है, और चाइना को कुछ कोई चीज चाहिए नहीं थी, हर चीज तो थी उनके पास, लेकिन क्या बस नहीं ओपीएम था नहीं उनके पास? था। नशा नहीं था। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे देखो बताता हूँ, हम चाइना की बात कर रहे हैं, कई लोग नहीं, ये शायद हेडलाइन मतलब इसका अगर नेम पढ़ेंगे इस एपिसोड का, कई लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बताने का मेरा एक रीजन भी है कि हमें कई बार अपने दुश्मनों से भी कई चीजें सीखनी चाहिए। आज का जो चाइना है, कैसे उनका इतिहास रहा है, कितने उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली हैं, तो हमें उनसे भी लर्निंग लेनी चाहिए, कैसे यहाँ तक ग्रो करें। तो हम सिर्फ गालियां ना दें, रादर हमसे कुछ सीखें भी। अगर सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे वो एक सॉल्यूशन नहीं है, उनसे कुछ लर्निंग भी लो। ठीक है, उन्होंने जो भी तबाही मचाई, सच है नहीं है वुहान वाली बात, उस पर नहीं जाएंगे, बट लर्निंग लेनी चाहिए। इसलिए आज ये एक मेरा रीजन था जिसमें हमें सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जो चाइना जितना पावरफुल है, पहले क्या हालतें हो चुकी थी उसकी। तो ब्रिटिशर्स पे हम बात करते हैं ओपीएम की, तो दे उन्होंने क्या करा, इलीगली इंडिया से चाइना में और ओपीएम का ट्रेड पहले से चल रहा था। इनफैक्ट बिफोर 1800, जब मैंने कहा ना कि इन्होंने चिंग डायनेस्टी ने ट्रेड खोल दिया था क्योंकि इलीगल ट्रेड हो रहा था, एंड ओपीएम वाज वन ऑफ द थिंग जिसका ट्रेड चल रहा था पहले से। 1700s के ही अराउंड लाइक 20 या 2030s में ट्रेड शुरू हो गया था, एंड ओपीएम वाज लाइक इन हाई डिमांड। अगर आप हांगकांग या जितने भी नीचे जहाँ पे आप ट्रेड करते थे ना, ये फॉरनर्स, जिस भी एरिया की आप बात करो, वहाँ पे ओपीएम के लोग पागल थे। प्रॉस्पेरस फैमिलीज, पूरे मियाँ बीवी बच्चे सब फूके पड़े हुए हैं, और धंधे चौपट हो जाते थे। मतलब इतना ज्यादा नशा हो गया था कि लोग काम करने के लायक ही नहीं बचे थे, लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे। मतलब लोगों की हालतें खराब हो चुकी थी, भाई कुछ नहीं कर सकते लोग यहाँ के, और सरकार बहुत दुखी थी। 1700 से इवन जब ट्रेड ओपन होने का एक रीजन ये भी था कि यार ऐसे लीगल चीजें आ रही है, अगर हम ट्रेड ओपन कर देंगे मे बी हम उसको कंट्रोल कर सके। उन्होंने कई बार, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 बार, अगर डेट्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1725 के बाद उन्होंने 5-6 बार इन्होंने उस पर बैन लगाया है कि ये ट्रेड कम करो। लेकिन क्या है कि इलीगल चीजें बिकेंगी। गांजा अगर बैन है, लेकिन लोगों को पता है गांजा कहाँ मिलता है, हम फूकते नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें चलती थी। फिर उन्होंने ट्रेड भी ओपन करा, फिर भी बहुत ज्यादा चलने लगी। देन व्हाट हैपेंड इज, चाइना ने इनके ओपीएम पे फिर बैन लगाना शुरू कर दिया, जबकि ट्रेड ओपन था, एंड ओपीएम वाज अंडर द फ्री ट्रेड। मेजर जो कमोडिटीज आती है उनमें से ओपीएम एक चीज थी, और इंडिया से बहुत ज्यादा ओपीएम जाता था। उनका बस ये था कि लोगों को ओपीएम की डिमांड होगी, ये लोग इंडिया ओपीएम मतलब बेचेंगे। वाया सी रूट, ब्रिटिश इंडिया से लेके वाया वहाँ जा रहे। ब्रिटिश इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ओपीएम लेके जाती थी, दे यूज्ड टू सेल देयर, एंड दिस वाज द ओनली कमोडिटी विच ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबल टू सेल इन चाइना, और उसके अगेंस्ट वो लेती थी सिल्वर। सिल्वर, ठीक है, अब सिल्वर, यहाँ से सिल्वर, सिल्वर। इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा डिमांड हुई कि उनका ऑलमोस्ट रिजर्व ठीक होने लगा, और इट वाज लाइक बिगेस्ट ट्रेड।
अब इससे नुकसान होने लगा सरकार को और जनता को। भाई सरकार कह रही है यार हमारे तो बंदे खत्म होते जा रहे हैं, हमारा चांदी भी बाहर जाता जा रहा है देश के, ये हो क्या रहा है हमारे देश को। और केस करें तो किस पे करें। कोहांग उन्होंने रखे हुए हैं, मतलब कोहांग मतलब ब्रोकर्स तो उन्होंने रखे हुए हम्म, हैं, ब्रोकर्स तो ट्रेड कर रहे हैं। आप ट्रेड उनको मना करोगे, उनको पता है कि ओपीएम की डिमांड है, तो ब्रोकर्स इलीगली बेचेंगे, इलीगली बेचेंगे तो चीजें और महंगी होंगी। और वो ये नहीं चाहते थे कि चीजें अगर लोगों को महंगी पड़े, महंगी पड़ेगी तो लोग बागी हो जाएंगे सरकार के, मतलब किंग के। इसलिए वो बड़े घबराए हुए थे। और वो राजा इतने उस पीरियड में इतने अच्छे नहीं थे, डरपोक नहीं बोलेंगे बट, लेकिन वो इतने शायद सक्षम नहीं थे या इतना पावरफुल फील नहीं करते थे खुद को कि एकदम से अगेंस्ट स्टैंड ले सके। रादर कई बार ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जिसमें जनता के कुछ कुछ ग्रुप्स उठ के आए हैं। एक ग्रुप के बारे में बताऊंगा अभी आगे चल के, जिन्होंने किंग को खुद बचाने के लिए आगे उठ के आए कि आज चलो हम किंग को बचा के आते हैं। तो एक टाइम आ गया था कि ऑलमोस्ट 1/30 पॉपुलेशन, 1/30 बहुत होती है, 1/30 पॉपुलेशन ऑफ चाइना सब एडिक्ट हो चुकी थी ओपीएम की यार। वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके शरीर में ताकत नहीं बची थी, दिमाग सुन्न हो चुका था, काम धंधे बैठ गए थे, इकोनॉमी बैठने लग गई थी। जो चीजें चाइना के अंदर बनने लगी थी उसका मैन्युफैक्चरिंग कम होने लग गया। ठीक है, अब जब बिजनेस कम होगा, लोगों को चीजें की और इसके रिसोर्सेज बाद की भूख भी डिमांड कम काफ़ी होगी। कम लगती है। कम लगी। उनको कम लगती है, लेकिन बाकी तो 1/29 जो पॉपुलेशन है, सॉरी 1/29/30 पॉपुलेशन जो है, उनको तो नीड होगी ना। अब यहाँ से प्रॉब्लम आती शुरू हो जाती है। फिर चाइना लगाता है बैन, लेकिन एक हमारे पास एक टाइम आता है बीच में जिसमें चाइना ने क्या किया, इनके कुछ चिंग डायनेस्टी के लिए सुप्रीम कमांडर्स ने कि भाई यार ऐसे नहीं चलेगा। एक कार्टेल था ओपीएम का, बहुत बड़ा कार्टेल था, अराउंड 1026 लार्ज टन्स का कुछ कार्टेल था। ओपीएम का पूरा जला डाला, पूरा तबाह कर दिया कि यार नहीं आएगा। इससे हुआ इनका लॉस, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, और ये इन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया चाइना ने। ये एक जो मैं 1000 टन वाला बता रहा हूँ, ये एक बार का सबसे बड़ा इंसिडेंट था। इसके अलावा छोटे छोटे बार इन्होंने बहुत बार ओपीएम वेस्ट किया। ऑलमोस्ट 1/30 पॉपुलेशन हम्म, ओपीएम कंज्यूम करने लग गई थी। अब जिस वजह से काफी ज्यादा हम्म, लोगों का बिजनेस जॉब बंद हुए, और सरकार को लगा यार मार्केट में क्या सिचुएशन ऐसी आ गई है, हमारा चांदी का भी फ्लो बाहर जाने लगा है, हम्म, हम हमारे लोग भी अब क्या बोलते हैं थोड़े ढीले पड़ने लगे हैं। देश के अंदर चीजों की डिमांड है अभी भी, लेकिन सप्लाई कम हो पा रही है चीजें, और बिजनेस, और ये लोग जो एरिया था खासतौर से जिसकी हम बात करते हैं, तो हांगकांग वाला एरिया थी, यहाँ बहुत धुआंधार बिजनेस लोग बैठे थे। यहाँ से बिजनेस और ट्रेड चाहे फॉरेन के थ्रू नहीं था, लेकिन बेचते बहुत थे, सिल्क का बहुत ज्यादा था, और जो कंट्री के अंदर कंज्यूम होता था उसकी सप्लाई कम होने लग गई। इसलिए चीजें होने लग गई महंगी। अब किंग को लगा कि अगर चीजें महंगी होंगी, लोगों को दिक्कत आएगी, जनता में मचेगी अफरा तफरी, तो लोग हम्म, क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ भड़कना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ना हो, सब शांति से चले। फिर इन्होंने, मैंने बताया जैसे ओपीएम के कार्टेल्स जलाने लग गए, और बहुत ज्यादा इन्होंने नुकसान किया। ऑलमोस्ट ये चीज चली है हमारी, जितना ओपीएम पर अगर हम बात करते हैं बैन की, वो चला है 1700 के 2930 में। और ये गया है, डेट देख लेता हूँ। हाँ, हाँ 1729 से 1831 तक इन्होंने बहुत बैन लगाए, बट स्टिल दे ऑल वेंट अनसक्सेसफुल कि भाई ट्रेड हो रहा है। कार्टल्स जलाए। फिर केम एन एरा की 1839 का पीरियड आता है, जिस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार हमारा बहुत नुकसान हो गया है। थोड़े बहुत हम्म, कार्टल्स जलाए, चलो समझ आता है कि गुस्सा था, एग्रेशन था सरकार में, लोगों में। लेकिन अब उनका, जो मैंने बताया था कि एक बार 1000 लॉन्ग टन, जिसकी वैल्यू करीब 1026 टन के कुछ होती है, उतना कार्टल जला दिया था ओपीएम का, बिकॉज ऑफ विच दे हैड ह्यूज लॉस। उस टाइम क्या होता था, अगर किसी कंट्री को कोई भी ट्रेड करना है, क्वीन विक्टोरिया वाज लाइक हेड। अगर आप उनको कुछ बोलोगे, पीपल यूज टू से, एटलीस्ट ब्रिटिशर्स यूज टू से कि शी विल लिसन। आप अगर उनको बोलोगे कि ओपीएम नहीं बेचना है, देन शी विल मेक सम रेस्ट्रिक्शंस की कम बेचे, या शी विल डिस्कस समथिंग ऑन इट। लेकिन चाइना ने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉइंट मिल गया। उन्होंने ट्राई नहीं किया कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल नहीं, रिलेशंस। नहीं करा। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि भाई, वो देख पहले अपने आप को लैंडलॉक बना चुके थे, सॉरी लैंडलॉक कह रहा हूँ, अपने आप को एक लॉक्ड कंट्री बना चुके थे। हम यहाँ से किसी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, हमारा लिटरेचर, हमारे शास्त्र सब कुछ बढ़िया है। और एक्चुअल बढ़िया भी था, ऐसी बात नहीं है। चाहे मार्शल आर्ट्स की बात करें। हाँ जी। मैंने जब पढ़ा था ना तो उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या? उन्होंने विक्टोरिया से बात करने की कोशिश की लेकिन विक्टोरिया से कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मैंने जो पढ़ा था कि मतलब अप्रोच ही नहीं करा है, सारे डायरेक्ट जला देते हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लिया वैसे। ठीक है, तो ये मेरे को शायद कुछ नया पता चला ये कि नहीं उन्होंने नहीं ट्राई नहीं करी नहीं, थी। ये जलाने के पहले का नहीं,
ये बिल्कुल वॉर से जस्ट पहले का है, मतलब उन्होंने जो फोर्स एक्शन, मतलब एग्रेसिव जब एक्शन लिया फर्स्ट ना, ओपियम वॉर आया था। हाँ उसके जस्ट पहले स्टार्ट इसी से हुआ था। पहले तो उन्होंने ट्राई किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब उन्होंने अच्छा, तो सारे उन्होंने एक्शन लिया। सप्लाईज सप्लाईज कैप्चर कर लिए। मतलब वो अपने तरीके से चले थे प्रॉपर रूल से, हम्म। अगर हम ऐसा देखें तो। ठीक है। फिर 1839 में आया फिर हमारा नहीं नहीं, फर्स्ट ये ओपियम बात अब वॉर। बोलो, ये बात, ये इससे ये बोलो। ये बात उन्हें बोल दी ना, ये कॉन्वर्सेशन डाल दे उसमें से। यही तो वार्तालाप है, ओके। वरना तो एक तरफा हो जाएगा ना। ये भी डाल दी लाइन। ये बात आप बोलो। ठीक है। तो फिर आता है हमारा फर्स्ट ओपियम वॉर। अब वो कैसे शुरू हुआ? अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा भाई ये नहीं, ये तो नुकसान हो गया, वो गए इन द कोर्ट ऑफ मैं योर हाइनेस कि भाई बताओ भाई क्या करें, इन्होंने हमारे इतना नुकसान करा है, फ्री ट्रेड पे जो चीज़ हमारे अलाउ थी उन्होंने उसका खिलाफ किया विदाउट लेटिंग यू नो। फिर उन्होंने वहां से भेजे शिप्स। और उस टाइम ब्रिटिश वॉज अ कंट्री, छोटा मुल्क, यूरोप का छोटा सा कोने में देश, जिनकी मैरिटाइम इतनी स्ट्रांग थी, नेवल इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने मतलब नेवल के जरिए कितने कंट्रीज पे तबाहियां मचाई, तबाही नहीं बोलेंगे, कॉलोनाइजेशन किया है। हाँ, इस टाइम पे ब्रिटिश 1800s की बात है, तो ब्रिटिश इंडिया अपने फुल एक्सटेंट पे है, लेकिन चरम पे पहुंच यूएस चुका था, यूएस इंडिपेंडेंस हो चुका है। इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब यूएस भी आएगा इसमें आगे चल के पिक्चर में। ठीक है। तो अब उन्होंने भेज दिया वहां से नेवल। अब चाइना की हमेशा से एक कमी रही है, आर्मी अच्छी स्ट्रांग थी, लेकिन इनके पास जो ऊपर का एरिया था मंगोलिया वाला, वहां पे इतना ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे। तिब्बत में ज़्यादा माइग्रेशन था नहीं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं कि वो मूव कर जाए। और जो कोस्टल रीजन था ना, आर्मी चाहे ठीक थी लेकिन नेवल इनका बहुत आउटडेटेड था। ये लोग अपना लिटरेचर शेयर नहीं करते थे, ना नया कुछ सीखना चाहते थे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। दोज वर लाइक ग्रेट अंडमानीज या निकोबार की सेंटरलीज आइलैंड की, भाई हमें अपने हाल पे छोड़ दो, वील मैनेज आवरसेल्फ। शायद वो ठीक भी थे अपने में। अब जब लोगों ने घुसने की कोशिश करी तो तबाही मची, और अब वो विशाल रूप लेके आज हमारे सामने आ चुका है उनका गुस्सा। तो वहां से आया उनका नेवल। अब यहाँ से होता है ओपियम वॉर शुरू, विच गोज टिल 1942। मतलब इतनी तबाही मची, इतने उनके जो उनकी टेरिटरी थी, पोर्ट्स तबाह करे। इनफैक्ट उनके जितने भी हमारे ये कैंटोन वाला एरिया जहाँ पे ट्रेड होता था ना इनके साथ, ब्रोकर्स के साथ, वहाँ पे पूरी मिलिट्री आ गई। काफ़ी जगह जो मिनिस्ट्री ऑफिसेस थे इनके, हांगकांग में, गुआंगजोंग, और बहुत एरिया थे मुझे तो नाम भी नहीं पता है, आते नहीं प्रोनाउंसिएशन कई होके। वहाँ पे ये लोग मिलिट्री पहुंच चुकी थी। भाई अब इनको लगा कि अब मतलब मच गई है तबाही। फिर इन्होंने क्या करा, 1942 में जब ये ओपियम वॉर एंड होता है, फिर एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ नैनकिंग। ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में कुछ 4 या 5 पॉइंट्स थे जिसपे उन्होंने, अब जब ये हारे थे ना, तो इन्होंने चाइना से कुछ कुछ चीज़ें डिमांड करी कि हमें ये दो बदले में, क्योंकि अब उसमें सबसे पहला था, इन्होंने करीब कुछ मिलियंस सिल्वर कॉइन्स की डिमांड करी। इनको पता था हमारा तो रिजर्व खराब हो चुका है, चाहे ओपीएम से रिजर्व बढ़ रहा था, इनके पास लेकिन बहुत है। हमें तो रिजर्व चाहिए। और तुम्हारे से लड़ाई करी है हमने, हमारे शिप्सों का नुकसान हुआ है, हमारा फ्यूल खर्चा हुआ है, हमारे सारे खर्चे की भरपाई करो। जिसके अगेंस्ट उन्होंने करीब 21 मिलियन सिल्वर कॉइन्स लिए थे। क्या कितनी बहुत बड़ी वैल्यू होगी वैल्यू थी उसकी अ, अभी के टाइम में? अभी के टाइम में उनकी ऑलमोस्ट उस टाइम की जीडीपी से थोड़ी कम थी, 21 मिलियन। टोटल जीडीपी से? टोटल जीडीपी से, चाइना का मैं बता रहा हूँ। और उस टाइम जो कि इंडिया और चाइना लाइक वो बहुत पावरफुल कंट्रीज, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं था इंडिया में, तो बहुत बाद में आया, या आया ही नहीं, कुछ भी कह लो। तो हम बात कर रहे थे भी चाइना की, यहाँ पे जब वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ नैनकिंग में कुछ कुछ चीज़ें साइन करी, जिसमें एक हमने हो गया ये, इन्होंने भरपाई करी थी पैसे की। दूसरा हमने पढ़ा हांगकांग का। ग्रेट ब्रिटेन को हांगकांग वाली टेरिटरी मिल गई थी, वहाँ पे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह सेटअप करो, आप अपना फ्रीली वहाँ पे ट्रेड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल पीपल विल बी गवर्न बाय अ किंग, और पीपल विल बी, मतलब राज होगा किंग का, बट द कंट्री, द कॉलोनी विल बी ट्रेड, और जितना भी वहाँ पे खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एवरीथिंग विल बी अंडर द पावर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आ गया हांगकांग। और इन्होंने दूसरी तीसरी शर्त ये रखी कि जो हमारा कैंटोन वाला एरिया है, कैंटोन में आप जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनको हटा दो, क्योंकि ब्रोकर्स आपसे कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब एक्चुअली एक और सिनेरियो भी हुआ था इनको, क्यों ओपीएम बेचते टाइम भी फिर इनको नुकसान हुआ था। ओपीएम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्रिटिशर्स को भी पता था, ब्रोकर्स को भी पता था। सरकार ने काफ़ी जगह रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसका फायदा उठाया ब्रोकर्स ने। दे सेड कि यार रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए, हमें बेचने में दिक्कत हो रही है, हमें पकड़ लेते, सरकार मार लूट कर लेती है, पीटती है हमें। दे आज की यार भाई, आप हमें, हमारे जो हम इतना रिस्क ले रहे हैं ज़्यादा, मतलब हम
थोड़ा सस्ते पे लेंगे। तो जो चीज़ वो पहले 100 की बेचते थे ओपीएम, उनको 80 पे बेचना पड़ गया। और वो लोग ये कहते थे कि बाहर से सप्लाई कम आ रही है, इसलिए वो महंगा बेचते थे। और रेस्ट्रिक्शंस के लग गया, तो रेस्ट्रिक्शन जब लगेगी तो चीज़ें और महंगी बिकेंगी। तो ब्रोकर सबसे ज़्यादा कमा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ब्रोकर को हटाओ। राजा ने कहा भाई चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छाई पूरी करते, जाता था तू बेटा। हमने ब्रोकर हटा दिया, तुम्हें 21 मिलियन चांदी दे दिया, हमने तुम्हें हांगकांग दे दिया, जियो अपने हिसाब से। उनको कुछ नहीं मिला। ये थे इनके। उन चाइना का क्या मिलना है, चाइना का बस ये था कि राजा होगा, जनता होगी, राजा के कमांड होगी। लेकिन जितना भी ट्रेड होगा ना एक्चुअल में, वो सब इनके कंट्रोल में आ चुका था। हाँ, एक इन्होंने चौथी चीज और मांगी थी, जहां से बहुत ज्यादा इन्वेजन अब शुरू हुआ था हमारा सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का। ब्रिटिश ऐसा कंट्री के अंदर आके डायरेक्ट जनता से ट्रेड कर सकते थे। तो कई सारे एरियाज में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं, और इसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी भी फैलती है फिर वहाँ पे। ठीक है, उसका भी एक टॉपिक आएगा आगे चल के। एक बंदे ने कहा था मैं जीसस का भाई हूँ। वो भी आएगा आगे चल के। तो ब्रिटिशर्स आ गए, अब ब्रिटिशर्स आए हैं, अब इसमें क्या हुआ, हांगकांग से उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सोडस होना शुरू हुआ था। एक्सोडस मतलब लोगों को वहाँ से अपनी जगह छोड़ के लोग जाने लग गए थे बाहर। ठीक है, ये हुआ हांगकांग के साथ। ब्रिटेन अपना जनता पे डायरेक्ट ट्रेड कर रहा था ओपीएम, तो लोगों को सस्ता पड़ रहा था, ब्रिटेन को ज़्यादा अमाउंट मिल रहा था एज कम्पेयर टू जो ब्रोकर के थ्रू पड़ता था। तो वो सब प्रॉफिट में थे, सब खुश था, फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। जनता और ओपीएम कंज्यूम कर रही है, चीज़ें इकोनॉमी और ख़राब हो रही है, सरकार और दुखी हो रही है, चांदी का आउटफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। इस बार तो पैसा डायरेक्ट जनता की जेब से जा रहा है, और ट्रेड लोग करना कम कर चुके हैं। तो मार्केट में मनी फ्लो कम हो रहा था, रिसेशन बढ़ गया था किंग के पास, तो किंग की पावर होने लग गई कम। फिर हुआ हमारा, इसी चक्कर में फिर रेस्ट्रिक्शन लगे, फिर हुआ सेकेंड ओपियम वॉर। अब इस टाइम, अब ये मेरे को नहीं पता तूने पढ़ा नहीं पढ़ा, सेकेंड ओपियम वॉर से पहले भी किंग के जो कुछ कमांडर थे, उन्होंने फिर से ट्राई करा कई जगह ओपीएम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, या ब्रिटिशर्स को रोका कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। उनको कुछ कुछ एरियाज उनको कुछ कुछ एरियाज दिए कि आप सब यहीं पे ट्रेड करो। लेकिन फिर चीज़ें जलाई, फिर बात भड़की। इस बार हुआ सेकेंड ओपियम वॉर। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हुई, ईस्ट इंडिया जहाँ चल रहा था वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, साथ साथ आ गया फ्रांस। अब एक चीज़ होती है कि जब कोई बंदा कमज़ोर होने लगता है ना, सब लोग उस पर चिपटने लग जाते हैं, मधुमक्खी की तरह सब आ जाते हैं कि भाई लूट लो, चूस लो इसको। एक्चुअल में ये चीज़ हर थ्योरी तुम्हें हर जगह मिलेगी, चाहे हमारी करंट गवर्नमेंट या पास गवर्नमेंट भी जैसी भी रही है। हमने कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज करना बनता है, ताकि वो अपना अच्छा काम करे। अपोजिशन होगा तभी रूलिंग पावर अच्छा काम करेगी। लेकिन ये चीज़ होती है कि जब कई बार आप हर चीज़ अपनी खोल के रख दोगे ना जनता के सामने या दुनिया के सामने, कि हमारी तो ये हालत है, हम नंगे हैं, लोगों को आपसे भरोसा उठ जाएगा। कई बार क्या होता है बिजनेस में भी, इनफैक्ट ये थ्योरी हमें बचपन में सिखाई गई थी, मम्मी वगैरह पापा वगैरह बताते थे। बिजनेस में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ों को इतना भी एक्सपोज मत करो कि लोगों को डर आ जाए कि यार इनका धंधा सही नहीं चल रहा है, तो मार्केट से पैसा खींच लो। अगर लोग पैसा खींचने लग जाएंगे ना, तुम्हारी अगर सिचुएशन हल्की सी भी खराब हुई है ना, वो वर्स हो जाएगी। इसलिए कई बार चीज़ों को ढक के चलना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट कई बार इतना ढक देती है कि लोग एक अंधभक्त हो जाते हैं, वो गलत है। कुछ हद तक चीज़ों को नहीं बताना ठीक है, और ये हर कंट्री करता है। अब उस टाइम क्या हुआ, हम वहाँ बात करते हैं वापस में। अब जब चीज़ें खुलने लगती है ना, और लोग जब एक्सपोज करते हैं कि भाई हमारे में ये कमी है, हमें वो कमी है, हमारे इस बंदे में ये कमी है, उसकी पावर एक्चुअल में कम हो जाती है। लोगों को तरीका मिल जाता है एंटर करने का। फ्रांस ने देखा कि यार सिल्क सिल्क हर जगह जाता था यहाँ पे। फ्रांस ने देखा कि यार ब्रिटिश ने बहुत फायदा उठाया ओपीएम वगैरह बेच के, अपना ट्रेड भी करा है, अपना रिजर्व भी बढ़ा लिया, लेट्स गो देयर। तो फिर हुआ सेकेंड ओपीएम वॉर, जिसमें फ्रांस और ब्रिटिशर्स ने मिलकर सेकेंड ओपीएम वॉर लड़ा चाइना के अगेंस्ट। अब वो चला था 4 साल, 1856 टू 1860। उस टाइम बहुत तबाही हुई है, मतलब उस टाइम ऐसा हुआ कि लिटरली इतना ज़्यादा आर्मी का डोमिनेंस हो गया था कंट्री में। जो बीजिंग जहाँ हमारे राजा बैठते थे ना, वहाँ तक चली गई थी मिलिट्री या राजा के दफ्तर के अंदर। हाँ भाई, बता, उतारे तेरे को नीचे, या तो शांत होता है, ब्रिटिश अपने आर्मी। बंदों को बिठाए। दोनों, फ्रांस और ब्रिटिश दोनों मिलकर बीजिंग के अंदर किंग के नेवी ना, एरिया में मतलब चले गए उनकी थे। नेवी। नेवल, हाँ। अब उस टाइम फ्रांस और ब्रिटिश, तेरे को पता है कि हमेशा से बड़े भी रहे हैं और दुश्मन भी रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन बड़े कंट्रीज रहे हैं हमेशा। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब देखा कि भाई अब ये जीत चुके हैं। अब सेकंड ओपियम वॉर हुआ। सेकंड ओपियम वॉर के बाद चाइना हो गया बहुत हल्का। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीजिंग में जब पहुंच गए, अब ये खबर एकदम आग की तरफ फैल गई कि भाई चाइना एक ऐसा देश जो सबसे बंद रहता था, जिसका डायनेस्टी इतने सालों तक चली है, उस डायनेस्टी के अंदर ब्रिटिशर्स ने मतलब घुस गए हैं राजा के महल के अंदर। जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी बात होती थी, चाहे लोग फिर भी अपना काम धंधे कर रहे थे, रेगुलरली चल रहा था सब कुछ, किंग वही का वही था, लेकिन सारा ट्रेड, हर चीज, ऑलमोस्ट सारी फाइनेंशियल पावर फ्रांस और ब्रिटेन के हाथ में आ गई थी। ये कमजोरी देख के फ्रांस ने चाहा हम और ज़्यादा
कई एरियाज में चाइना के अंदर एंटर करें, मतलब कोस्टल नहीं लेकिन फिर भी अंदर। तो हुआ हमारा फिर सीन ऑफ, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा यहाँ पे क्योंकि कंटेंट बहुत लंबा है। फिर हुआ सीन ऑफ फ्रेंच वॉर विच गोज 1884 टू 1885। या चाइना फिर हार गया। अब यहाँ से टाइम आता है, अब ये इसमें क्या पूरा जो पीरियड बता रहा इसमें हूँ क्या ना मैं, लूज़ किया चाइना ने? चाइना ने लोगों को वो वही मैं बता रहा हूँ, टेरिटरीज आने लग गई। इन्होंने कहा कि अब ये वाला एरिया हमारा। ये मैं अच्छा। एरिया बताऊंगा कैसे डिवाइड होने लगा। ये इवन फैक्ट ऑनलाइन एक नक्शा भी पड़ा हुआ है जिसमें चाइना के पीपल बहुत छोटे से एरिया में है, उसके बाद का पूरा एरिया चाहे चाइना के पीपल है लेकिन टेरिटरीज वर गवर्न, फाइनेंस एवरीथिंग वाज मैनेज बाय द कॉलोनीज। 8 कॉलोनीज थी उस टाइम करीब चाइना में। और ऐसे ऐसे कंट्री, पोर्टुगल पोर्टुगल तक आ गया था, वो बताऊंगा मैं तेरे को। तो पोर्चुगल मकाऊ में था ना? फ्रेंच वॉर हुआ। हाँ हाँ, मकाऊ में कौन था? पोर्टुगल था या मकाऊ फ्रेंच, में कौन सा? पोर्चुगल। पोर्टुगल थे, याद नहीं, लेकिन मकाऊ में थे। तो फ्रेंच वॉर हुआ, फ्रेंच से हारे। अब सबको पता लगा कि चाइना की धज्जियां उड़ गई है, चाइना लेकिन रिसोर्सफुल बहुत है, अब इसको चूसो। फिर आया हमारा भाई जापान। अब इसकी स्टोरी बहुत लंबी जाएगी जापान की, लेकिन जापान वॉर लड़ा 1894 टू 95, सीनो जापान वॉर, जिसमें फिर से किंग हार गया। जापान ने फिर अपना ट्रेड शुरू कर दिया इधर वाली बेल्ट पे। हम बात करते हैं हान डायनेस्टी के, मतलब हान डायनेस्टी कैसे लगता हूँ, मैप देखा तूने हान डायनेस्टी वाला जहाँ पे हान लोग रहते थे चाइना के राइट हैंड साइड पार्ट में? सदर्न, साउथ ईस्ट पार्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट पार्ट की साइड चाइना आ कोस्टल चुका था। साइड, जिस ईस्टर्न। जिस कोस्टल साइड पर जिसमें दो एरिया जिन्होंने सबसे ज्यादा कब्जाए थे, एक था हमारा ये, कौन से दो वाला कंट्री, वियतनाम था, कौन सा था, रुक जा एक मिनट मैं देखूंगा मिल जाता। हाँ वही। वियतनाम था, कौन सा था? हाँ वियतनाम तक, मतलब वियतनाम पूरा था, ईस्ट। एक और कोई छोट, ताइवान। लाओस ताइवान ताइवान होता है। ताइवान ले लिया था इन्होंने। फिर हुआ क्या भाई कि अब इनको देखा देखी रशिया आया, ऑस्ट्रिया आया, जर्मनी आया। जर्मनी ने बहुत वहाँ पे मतलब कब्जा आया अच्छा खासा। इनको देखा देखी में आ गया अमेरिका। अमेरिका ने भी कहा कि भाई चलो सब साफ कर रहे हैं हाथ, हम भी करते हैं, लूट लेते हैं जितना लूट सकते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे कंट्री जैसे पोर्टुगल। पोर्टुगल क्या है, उन्होंने देखा कि भाई चाइना की सरकार कमजोर हो चुकी है, ये बस मिलिट्री लाए हैं, लड़े भी नहीं, मिलिट्री आगे खड़ी हुई है, सरकार डर गई, हाथ जोड़ दिए, उनसे पैसा ले लिया फ्री में, जस्ट बिकॉज कि वो मिलिट्री लाया है, यहाँ तक का लाने का खर्चा दो और हमें धंधा करने दो हमारे कंट्री में। तो ये टाइम था जब, और ये सब ह्यूमिलेशन का पीरियड हमारा शुरू हुआ फर्स्ट ओपियम वॉर से, 1839 से, ठीक है। अब हमारा सेकंड ओपियम वॉर भी निकल चुका है, अब सारे कंट्रीज चाइना में अपना धंधा जमा चुके हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास, अब एरिया से हम अगर डिवीजन की बात करें, जो हम ऊपर के मंगोलिया का भी हम ऊपरी हिस्सा बोलेंगे, वो प्लस मंचूरिया का एरिया, ये ले लिया रशिया ने, ठीक है। हान डायनेस्टी का जो नीचे कोस्टल एरिया था, इसके हो गए डिविजन्स। जो बिल्कुल नीचे टिप वाला नीचे का कोस्टल था वो ले लिया फ्रांस ने। हल्का सा जो हमारा साउथ वेस्टर्न एरिया था वो लिया ब्रिटिशर्स ने, और विच वॉज बहुत बड़ी एरिया था उसका ब्रिटिशर्स के पास। और दूसरा बहुत बड़ा एरिया था जर्मनी के पास, विच वॉज साउथ वेस्टर्न साइड, वो जर्मनी ने लिया। और फिर हमारा जापान ने लिया ये कौन सी जगह बताई थी मैंने तेरे को, जहाँ पे आज भी कहते हैं कि प्योर चाइनीज लोग रहते हैं यार, ताइवान ताइवान डलान वाला एरिया जापान ने लिया। तो ऐसे करके सब कंट्रीज ने अपना अपना कॉलोनीज बना तो ली उन्होंने क्या रहने लिया था? के। इन्होंने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, चाइना से सीड एरिया, करवा लिया, या फिर सिर्फ मैं सुजरैनिटी वहाँ बताऊँ, पे? सीड नहीं करा, दे यूज टू ट्रेड। कहने को सरकार आपकी चल रही है, लेकिन सारा ट्रेड, चीजें जो मार्केट में बिक रही है उस पर पैसा बेचने वाले ब्रिटिशर्स, इवन जो चीजें चाइना के अंदर मिल रही है, जो जर्मनी कॉलोनी के पास है चाइना, ब्रिटेन कॉलोनी ने क्या करा, जर्मन कॉलोनी से लिया, वही लाओ हम यहाँ बेचेंगे। खुद वो चीजें बेच रहे हैं चाइना के जो लोग बना रहे हैं। किंग के पास कुछ आ ही नहीं रहा था, मतलब किंग कंगाल भी होता जा रहा था, लोगों को भी खून चूस रहे थे और धज्जियां उड़ती जा रही थी लोगों की। तो ये सारा जितना भी फाइनेंशियल था ना, ट्रेड करना, इनफैक्ट कुछ हद तक वहाँ के पॉलिटिकल में, हांगकांग का तो हमें पता ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था, वहाँ के तो पॉलिटिकल में भी ये लोग आ गए थे। और वहाँ पे काफी सारे माइग्रेंट्स भी आए थे बाहर से, जिसलिए क्रिश्चियनिटी का भी वहाँ पे फैलना शुरू हुआ। इसलिए चाइना में काफी लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इसकी भी कहानी आएगी आगे, इसकी थोड़ी सी बताऊंगा मैं। और जो ये रशिया ने जो पार्ट लिया था, जिसको आज के टाइम में हम वो बोलते हैं व्लादिवोस्टोक, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे ही हाँ, बोलते हैं, मंचूरिया के आउटर राइट वाला मंचूरिया। एरिया। अब इनका लेने का ये रीजन था रशिया का कि भाई हमारे को पैसिफिक ओशन का पूरा हमें एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, नहीं वो तो इन्होंने उनके इसलिए पास कहा पहले कि से नहीं था पैसिफिक ओशन का। अलास्का वाली बात नहीं कर रहा मैं,
नहीं 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 नीचे से लेकिन मंचूरिया के नॉर्थ में भी तो साइबेरियन रीजन मंचूरिया है। है। जो इनका चाइना का आउटर एरिया ऐसे शेप का चाइना के अगर बाहर से देखें, उनको शायद उसका बेनिफिट था बेल्ट का कि पैसिफिक को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। अच्छा। ट्रेड के लिए शायद उनको कुछ बेनिफिट था उसका। ओके। शायद ऊपर से कॉस्टली पड़ता होगा, ये उनका एक मेन रीजन था जिन्होंने साइड का एरिया लिया तो ऊपर का एरिया लिया अपना, जहाँ पे ज्यादा आबादी थी तो चाइना को देने में दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। तिब्बत के एरिया में ज्यादा कोई लोग आए नहीं, मेनली कोस्टल में आए, ऊपर के एरिया में आए, आइलैंड्स पे चले गए हमारे ये, आइलैंड नहीं छोटे कंट्री में चले गए हमारे जापान वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम में बड़ी ना इंटरनेशनल मीडिया में वो बनने लगी थी फोटोज, मतलब एक ऐसे एक बड़ी फेमस फोटो है, एक टेबल पे लिखा हुआ है चाइनीज, और जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा के पाई कर अरे हाँ, रखे हैं, उस पे ही। और उस पाई में हाँ नाइफ हाँ। खड़ा हुआ है, उसमें क्वीन विक्टोरिया बैठी है, जर्मनी का बैठा है, रशिया काइजर का बैठा है। विल्हेम जार निकोलस। अ, ये फोटो देखी नाम थी तो हमने। मुझे नहीं पता। यार देखी, अच्छा, फोटो देखी थी मैंने। ये बहुत फेमस हुई थी फोटो, प्रचलित हुई थी उसमें, ऊपर से बीच में चाइना चल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे देश के बंटवारे हो रहे हैं। इटली ने भी जगह ली थी अपनी। कौन आता है? तो कहने को तो सरकार थी, हम ये देखेंगे कि उस टाइम चाइना में ऑल प्रैक्टिकली ना अंडर रूल में आ चुका था वो, फॉरेन पावर्स के रूल में आ चुका था। ठीक है। फिर आते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं ताइपिंग रिबेलियन की। अब एक बंदा था हमारा बड़ा फेमस बंदा है ये, जब हम बात करते हैं कि जब इसकी क्रिश्चियनिटी टाइमलाइन लोग क्या है आने शुरू टाइपिंग हुए। रिबेलियन की? ताइपिंग रिबेलियन का टाइमलाइन 1900 से पहले का है। ये था हमारा सेकेंड ओपियम वॉर के बाद की बात है, तो इट विल बी 90 सीनो वॉर 95 टू सॉरी 1895 टू 1900 के बीच की बात है ये वाली। ओके। कभी ना कभी उस टाइम हुआ है टाइपिंग रिबेलियन। इस टाइम क्या हुआ था, एक बंदे ने बोला कि भाई मैं जीसस क्राइस्ट का भाई हूँ। उस और उसने कुछ कुछ दिए होंगे पता नहीं भाषण वगैरह, और जो जो अब लोग आने तो शुरू हो गए थे, अब जो जो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे अब सब लोग उससे जुड़ने लग गए। जैसे हम रशिया में इनकी बात करते हैं हमारे, वाह वाह रेस्पुतिन। ये रेस्पुतिन जैसा तो नहीं था ये बंदा, लेकिन इसने कहा कि भाई मैं उनका भाई हूँ, तो क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे चाइना में। अब क्या हुआ कि भाई उसने क्लेम करा, बहुत लोग जुड़ गए, और इनफैक्ट कई लोग ऐसे थे जो चिंग डायनेस्टी के जो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में और इनके साथ जुड़ने लग गए कि भाई ये तो भगवान का भाई है, तो ये खुद भी भगवान है। उसका बस ये मकसद था कि हमें पावर अपने हाथ में करनी है, और उसका ये भी था कि मुझे पॉलिटिकली हो चाहे वो रिलीजियसली हो, लोगों को जोड़ के कैसे भी करके अपनी भी टेरिटरी फैलानी है। कई बार होता है ना लोगों में भी आ जाता है कि भाई हम अपना धंधा फैलाते हैं, हमारे जो कंट्री ने जो भी करा हो हम अपना फैलाएंगे। लेकिन इतनी पावर थी किंग के पास कि किंग ने ऐसे रिवॉल्ट्स को रिबेलियंस को बिठा दिया कि भाई ये हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम शांत हो जाओ। हम देशों से नहीं लड़ सकते, लेकिन तुम जैसे छोटे छोटे गुटों से जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं तुमसे लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई इन्होंने बिठा दिया। तो ये ऐसे, और ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे बहुत केसेस आए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे लोगों ने बनाना शुरू करा। इनफैक्ट चाइना के कई लोगों ने खुद को कहा कि भाई हम प्योर चाइनीज हैं, और ये हमारी चिंग डायनेस्टी वगैरह ये सब बर्बाद है, ये तो और हम इन्वेडर्स है। अपना, इन्होंने कहा कि भाई हम अपना चलाएंगे, फिर उनको भी बिठा दिया। किंग में इतनी पावर थी कि जो एटलीस्ट खुद के देश के लोग बागी हो रहे थे उनको बिठा पाते थे। 1900 तक मैंने क्या बोला कि चाइना चाहे किंग था लेकिन ऑलमोस्ट रूल के अंडर आ चुका था फॉरेन नेशंस के। फिर यहाँ पे टाइम आता है, मतलब ये 1800 के एंड में 1899 से 1912 के पीरियड में एक ग्रुप था, 1901 तक एक ग्रुप था, इसका नाम था बॉक्सर रिबेलियन। ये वो लोग थे, इन्होंने क्या किया, मार्शल आर्टिस्ट थे भाई कि हमारा राजा है भाई, हम इतने साल इनके पूरी डायनेस्टी ने हमें पाला है, देश को अच्छा करा है, हम राजा के लिए कुछ करेंगे, हम इसको ऐसे खत्म होते नहीं देख सकते थे। ये कुछ लोग थे जो भाई उठ के आए कि आओ खत्म करते हैं कुछ लोगों को, और ये भी आए थे मंचूरिया के एरिया से। इन्होंने अपने साथ बहुत लोग जोड़े जो जो मतलब आर्ट में तगड़े थे। इन्होंने इतने जबरदस्त पावरफुल हो गए थे, चाहे वो थे बहुत कम आबादी में, गोरिल्ला वॉरफेयर में, मार्शल आर्ट में, और बहुत तरह की टेक्निक्स में ये लोग खिलाड़ी थे। गोरिल्ला वॉरफेयर अगर याद हो तो हमने चेक वगैरह वाले वीडियो में बात करी थी। जबरदस्त थे बंदे। इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हालत हो गया था बीजिंग में, किंग को तो बचाने के लिए पहुंच गए थे ये, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे हमारे, जर्मनी था उस टाइम, ब्रिटिश था, जितने भी थे उनके एम्बेसीज बोलेंगे उस टाइम, कोई और टर्म था इन लोगों के लिए, इनके छोटे छोटे हेडक्वार्टर बोलो, ऑफिस कुछ भी बोलो, हेडक्वार्टर नहीं गलत वर्ड है, ऑफिस थे इनके उस कंट्री में, रिप्रेजेंट करते थे, वहां पे इनके बंदे बैठते थे, विच यूज टू हेल्प। कोई भी अगर काम है किंग के थ्रू कराना है तो वो ऑफिशियल्स करते थे। इन्होंने सारे सारे जितने भी 8-9 कंट्रीज के वहाँ पे ऑफिस थे सब एक्वायर कर लिए, सब बंदियों को 55 दिनों के लिए इन्होंने बना दिया बंधक। सारे कंट्री हिल गए कि भाई ये क्या हो रहा है। इन्होंने क्या करा, 8 कंट्रियों ने मिलकर
अपनी बाकी जो छोटे मोटे कंट्री थे, पोर्टुगल वगैरह, ये सब तो अलग हो गए थे। 8 कंट्रियों ने मिलकर, जैसे 8 कंट्री का मैं नाम बताऊँ, मैं नोट करा हुआ है, खोल लेता हूँ मैं। देखो मैं गिनता हूँ, रुको। ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। जर्मनी, ठीक है। जापान, ठीक है। ठीक है। कितने हो गए, रशिया, 4, 5। स्पेन, नहीं है। स्पेन नहीं है, अच्छा, इटली, हम्म। 6 है। और कहाँ कहाँ से, क्या दूसरे देश है, मतलब कहाँ कहाँ से लोग हैं, अब रुको। अंकल सैम। अंकल नाइजीरिया, सैम। अच्छा ओके, यूएस। नाइजीरिया, नाइजीरिया का क्या क्या। अंकल सैम और हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी। अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, ओके। तो इन्होंने बनाई अपनी आर्मी। अब ये एक टाइम था जब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ने गए कौन? सिख रेजिमेंट। अगर आप फोटो देखोगे, उस टाइम फोटो खींची हुई है 8 ऑफिसर्स की। तो उसमें जो ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक सिख बंदा है। और उस टाइम काफी सिख वहाँ माइग्रेट भी कर गए थे चाइना में। बहुत कम पॉपुलेशन है, जो कहीं हम पता नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन है जो उस टाइम कभी उनके दादा परदादा कभी गए थे तो वहीं पे उन्होंने फिर स्टे कर गए थे चाइना में, जो ब्रिटिश इंडिया के थ्रू गए थे बॉक्सर रिबेलियन को हराने। तो इन 8 कंट्रियों ने मिलकर ग्रुप बनाया। सोच, मतलब चंद लोग थे बॉक्सर रिबेलियंस, उनको हराने के लिए 8 कंट्री को मिलना पड़ा। मतलब सोच रहे हैं कि लोगों में एक्चुअल में ताकत थी चाइना के, चाहे लिटरेचर उनका अच्छा था, मार्शल आर्ट वगैरह में तगड़े थे वो बंदे। हरा दिया। भाई 8 कंट्री के सामने कहाँ टिकेंगे, पूरी पूरी मिलिट्री लेके आ गए थे अपनी। इंडिया से इतनी आबादी में गए हैं लोग, यहाँ से सिख गए हैं, ब्रिटिश मिलिट्री तो शायद ही बहुत कम लोग गए होंगे, ऑफिसर्स गए होंगे सीनियर। अब वो हार गए। इस टाइम इन्होंने सारे कंट्रीज ने मिलकर लगा दिया हरजाना। अब तो भाई हमें हरजाना की, तुमने हमारी कमर में हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, दुखी कर दिया। इन्होंने चाइना पे हरजाना लगाया 450 मिलियन चांदी के सिक्कों, विच वॉज ऑलमोस्ट 5 और 6 टाइम्स, और सॉरी 5 और 6 टाइम्स ऑफ देयर जीडीपी, प्लस देयर रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व, मेटल रिजर्व जितने भी थे, उन सब से भी कई 5-6 गुना ज्यादा उन्होंने उनसे मुआवजा मांगा कि भाई हमारी भरपाई करो। तुमने हमारे 8 मुल्कों की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं, तुम्हारे बॉक्सर रिबेलियंस ने हमारे साथ इतना नुकसान करा दिया है। और वो कह रहे हैं भाई बॉक्सर रिबेलियंस तो हमने बुलाई नहीं, सरकार वही तो, और मैं कि हमने तो बुलाया नहीं, वो तो खुद ही उठ के आए थे हमारे बचाव के लिए। कह रहे लेकिन तुम्हारे बंदे थे ना, तुम्हारे फायदे के लिए आए, हमें उससे क्या। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर डिस्कशन शुरू हुआ 8 कंट्रीज के बीच में। यही जब हमारा बॉक्सर बैलेंस को हराया, थे डिसाइडेड कि यार हम ना शायद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम चाइना को देखो अभी हरा तो सकते नहीं। एक बार हमने बॉक्सर बैलेंस को हरा दिया, लेकिन लोगों में दम है, हम हरा नहीं सकते अगर ये तो सब लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन ये है कि ट्रेड चलता रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा लूज कर देते हैं अपने हाथ। यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश से जब इंडिया में टी का, नॉर्थ ईस्ट में हम बात करते हैं असम चाय वगैरह का, उन्होंने फिर यहाँ पे खेती वगैरह शुरू करवा दी थी। फिर 1901 से 1911 तक, ऑलमोस्ट 11 साल के पीरियड में, 10 साल के पीरियड में, सारे कंट्रीज अपनी वो छोड़ चुके थे, क्या बोलते हैं, मतलब कि काम कर रहे थे, ट्रेड चल रहा था, लेकिन उतना दबदबा नहीं था कि इनके पास धीरे धीरे पावर आने लगी थी ओपीएम वगैरह का ट्रेड। लेकिन ऑफिस में जाया था, लेकिन ट्रेड वगैरह चल रहा था फिर भी। लेकिन काफी कंट्रीज कम हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री ऐसा था। इनफैक्ट 1901 से 1911 नहीं बोलूंगा, 1930 तक काफी कंट्रीज ने अपना ऑलमोस्ट वहाँ पे धंधा कम कर दिया था लोगों के बीच में, दुखी करना। लेकिन जापान। उस टाइम जापान एक ऐसा कंट्री था जो आया कि नहीं भैया, मैं तो बढ़ूंगा, आगे फैलूंगा, मैं अपना वो करूंगा, इम्पीरियलिज्म। जापान अपने इम्पीरियलिज्म के चरम पे था, उस टाइम बहुत पावरफुल हो गया था। तो उस 10 साल के पीरियड में 1901 से 11 के बीच में जापान ने कर दिया इन्वेट करना शुरू हान डायनेस्टी वाले एरिया में, जहाँ पे हान लोग रहते थे, हान रीजन में। ईस्टर्न प्लस कोस्टल। इन्होंने ले लिया ईस्ट कोस्ट, प्लस इन्होंने वो भी एरिया ले लिया जो रशिया के पास था, राइट वाला, जिससे वो पैसिफिक ओशन में ट्रेड करने के लिए लिया था इन्होंने। मंचूरिया के नीचे वाला बेल्ट का एरिया, वो भी ले लिया था इन्होंने। तो जापान के पास हान डायनेस्टी का कुछ एरिया आ गया, इनके पास वो कोस्टल एरिया आ गया ईस्ट वाला। इनके पास नीचे के वो जो थे हमारे पास, दो छोटे कंट्रीज जिनकी हम बात करते हैं, वियतनाम डनान एंड और ताइवान। ताइवान, ये इन्होंने ये सब इनके पावर में था जापान का। अब जापान उस टाइम चरम पे पहुंच गया था, बाकी कंट्रीज शांत होते, जापान कहता था कि भाई मैं तो घुसूंगा। कौन आ रहा है बार बार। हम्म। फिर शुरू होता है अर्चिंग डायनेस्टी का अंत। अब लोगों को लगा कि यार, कुछ लोग ऐसे थे भाई, लोगों को लगा कि यार ये सरकार हमें मरवा देगी भाई, चाहे कंट्रीज शांत हो गए हैं, जापान अपना तबाही मचा रहा है। और जापान कट रहा था, बहुत कट रहा था भाई, हान डायनेस्टी के लोग भड़कने लग गए। फिर आता है हमारा रिवॉल्यूशन का टाइम जापान में, सॉरी चाइना में। मतलब 1911 में
चाइना में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। जब आती है, जंग होती है चिंग डायनेस्टी और केएमटी नेशनलिस्ट ग्रुप की, वहाँ के रिवॉल्यूशनरी जो ग्रुप था उनका, 1911 में, सॉरी 12 के एंड में, मतलब चिंग डायनेस्टी खत्म, केएमटी पावर में आ जाती है। ये तब टर्म पहली बार निकल के आई कि लास्ट 80 सालों में जो हमारे देश के साथ हुआ है ना, जो हमारा रेप, मतलब रेप नहीं बोलेंगे, जो हमारे देश की धज्जियां उड़ाई हैं फॉरेन लोगों ने आके, इट वाज लाइक 80 ईयर्स, विच हमारे कंट्री को एक बुरी शेप, बैड शेप में एक ले आया। मतलब And दो पूरी जनरेशंस। दो पूरी जनरेशन कहाँ से, एक ही तो अरे तो जनरेशन हुई। भाई 80 साल। बच्चे भी करते हैं ना, तो उनकी यूथ भी तो गई ना। बच्चे तो लोग 30 की उम्र में ठीक है, करते हैं ना। दो 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 ठीक है, जनरेशन ठीक का है, यूथ गया ना। चलो, दो जनरेशन। तो उनको लगा कि यार, अब वो पावर, अच्छा, अब यहाँ पे चिंग डायनेस्टी खत्म हो चुकी है 1912 में, अब यहाँ पे केएमटी पावर में आ चुकी है। चाइना रिवॉल्यूशन इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चाइनीज रेवोल्यूशन का। ये कभी अलग बात करेंगे इस पर, अगर लगा हमें करना है तो। केएमटीआई पावर में तब उन्होंने पहली बार एक टर्म दिया कि 80 साल हमारे साथ बड़ा नाइंसाफी हुई है। तब उन्होंने बोला कि ये जो पीरियड था ये था सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, लेकिन तब सेंचुरी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने नाम दे दिया था, तब ये टर्म उभर के आई थी, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। तब उन्होंने कहा कि यार नहीं, हम अपने लोगों की फिर से जीवन शैली सुधारेंगे। उन्होंने फिर कहा कि यार हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अब इंटरनेशनल नॉर्म्स पे करेंगे। हम सिर्फ अपने लिटरेचर, अपनी नॉलेज, अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स पे नहीं टिकेंगे। हम बाहर देखेंगे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम नॉर्म से चलेंगे, हम प्रॉपर धंधा करेंगे। वी आर नाउ अ प्रॉपर कंट्री हु इज गोना ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज तो थे ही, अपना धंधा कर रहे थे, जर्मनी वगैरह, जापान तो था पावर में। लेकिन अब धीरे धीरे, अब तुझे पता है कि वर्ल्ड वॉर आया था जापान, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, जापान कमजोर होने लगा। अब धीरे धीरे जापान का पावर अपने हाथ से कम होता जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी होगा। क्योंकि जापान ने अभी सिर्फ ईस्ट कोस्ट लिया, अभी वो मंचूरिया पे भी जाएगा, वो आएगा धीरे। अभी जापान पावर में चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 आने वाला है। अब होता क्या है यहाँ पे, रिवॉल्यूशन आया, केएमटी पावर में आ गई, इन्होंने कहा कि अब हम अपना ट्रेड लाएंगे। ट्रेड अब ठीक होने लग गया सब कंट्रीज के साथ, बाकी कंट्रीज अब नॉर्मल हो गए। फिर हमारी केएमटी सरकार आ गई पावर में। अब हुआ क्या, एक और टाइम आया चाइना में सिविल वॉर का, जब हुए देश के अंदर जंगी हालात दो पार्टीज के बीच में, जो आज भी है, कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी केएमटी, जो वहाँ पे ऑलरेडी पावर में थी। तो केएमटी को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बोलते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी को। ठीक है, केएमटी थी पावर में, अब चिंग डायनेस्टी को हरा के आई थी। इनके बीच इनका शुरू होता है सिविल वॉर। बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। ये किसकी पार्टी थी, माओ माओ जेडोंग की थी शायद, ये जो थी हमारी कम्युनिस्ट हाँ, पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी। इनके 1927 से करीब 49 तक इनका वॉर चला है। लेकिन तब तक केएमटी पावर में थी, वॉर चलता रहा पैरेलली। अच्छा, इस पैरेलल दौरान के टाइम एक चीज हुई 1931 में, जापान ने इतना, जापान ऑलरेडी काफी एरिया में है। अब धीरे धीरे जापान मंचूरिया के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचने लग जाता है, जो जो रशिया के पास पहले से भी था और जो चाइना से एक्वायर किया था। और हान वाले एरिया में एंटर कर ही रहा था, और ज्यादा अंदर तक इन्वेट कर जाता है। और उस पीरियड को हम बोलते हैं नैनकिंग मैसेकर। मतलब उस टाइम खान डायनेस्टी के लोग कितने मारे हैं, कितने मरे हैं, तबाही मची है। नैनकिंग एक जगह हान है। एथनिसिटी की बात कर रहे हो क्या? हान एथनिसिटी के लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा। हान डायनेस्टी नहीं, हान क्या वर्ड बोलूंगा मैं, डायनेस्टी नहीं बोलूंगा। एथनिसिटी मैं बार बार एथनिसिटी हान डायनेस्टी बोल रहा हूँ, इज रॉन्ग। एथनिसिटी होगी ना। एथनिसिटी है। एक और वर्ड होता है। रेस नहीं होता, रेस थोड़ा का होता है। चलो, हान एथनिसिटी के लोगों को एंसेस्ट्री एंसेस्ट्री। एथनिसिटी बोलते हैं। एथनिसिटी ज्यादा मेरे को वैलिड लग रहा है। मतलब तो उनके एरिया। हम्म। उस एरिया में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या कहते हैं, तमिल एक एथनिसिटी हुई ना। हाँ, सिख, हाँ सिख सिख, रिलीजन हाँ हो गया, सिख भी एथनिसिटी है, है। सिख भी एथनिसिटी है। हाँ हाँ। एथनिसिटी। तो उन सबसे बड़ा एरिया हान लोगों का था। हम्म। अब जापान ऑलरेडी एंटर कर चुका था हान में, वो पहुंच गया बहुत अंदर तक कि भाई ये एरिया हम लेंगे, और उन्होंने तबाहियां मचाई हैं, लोग काटे हैं, कई सालों से काट रहे थे, अब और ज्यादा काट दिया उन्होंने। 1931 का टाइम आया, जापान ने बहुत कत्लेआम मचाए हैं। और ऑलरेडी अब यहाँ पे टाइमलाइन देखिए, 1931 में जापान कर रहा है कत्लेआम, अंदर घुस रहा है ऑलरेडी। 1927 और 49 तक हमारा वो चल रहा है सिविल वॉर। दो पार्टी आपस में लड़ रही है चाइना में। अब दोनों पार्टी को अब लगता है कि यार ये गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, हमारे बंदे मर रहे हैं, हम आपस में तो लड़ते रहेंगे, हम हमारे अपने बंदा इंटरनल अफेयर से हम देख लेंगे। ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं, केएमटी और कम्युनिस्ट। ये कहते हैं कि अपने दोनों लोग अपनी जनता को समझाते हैं कि भाई सीज अभी फायर हमें किया मिलकर है। लड़ना है, हमें इनको हटाना है।
जापानीज को। हम्म, फिर हो जाती है जंग शुरू, जापान को कर देते हैं बुरी हाल से डिफीट, और फिर वर्ल्ड वॉर टू में भी फिर जापान हार जाता है, जापान के बैंड बाजा बारात होने लग जाता है। फिर आता है टाइम हमारा, जापान चला गया, अब हमारा टाइम आ रहा है, अब वापस से सिविल वॉर कंटिन्यू हो जाता है। अब सिविल वॉर जब कंटिन्यू होता है, केएमटी पावर में तब भी मैंने चल रही है। ब्रेक लिया था, देवर ऑन अ ब्रेक। हाँ, दे वर ऑन अ ब्रेक एंड वर्किंग टुगेदर, चाय पी रहे थे साथ अच्छा। में। अच्छा। ऐसे समझ लो, दे वर ऑन अ ब्रेक फॉर अ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर का फिर से शुरू हो गया। अब सिविल वॉर शुरू हुआ तो 1945 का टाइम था जब केएमटी पावर में हम्म, थी। हम्म, जापान भी जब चला गया, दे सेड कि यार नहीं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन अब खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग थे, हमने खत्म कराया है, हमारी पार्टी देखो अभी भी पावर में है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन अब खत्म हुआ है। केएमटी के हिसाब से 1945 में। केएमटी को फिर हराते हैं कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आ जाती है पावर में हम्म। 1949 में। दे सेड कि अब खत्म हुआ है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। केएमटी भी गया, चाहे केएमटी वैसे अभी भी वहां की बहुत बड़ी पार्टी है, केएमटी भी गया। वो उनके लिए वो टर्म थी 1949, सोचो जब अभी मान लो कम्युनिस्ट कोई पार्टी। कोई मतलब हाइपोथेटिकली अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी आती है चाइना में तो बोलेगी अब खत्म हुआ है अब सेंचुरी। खत्म हुआ है, अब गए लोग। लेकिन अभी भी कई लोग मानते हैं 97 में खत्म हुआ था, जब हांगकांग आजाद हुआ है। कई लोग ये भी कहते हैं थ्योरेटिकली कि 97 में जाके सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन खत्म हुआ है। तो फिर हमारी 49 में आई पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर तब से लेके कैसे उन्होंने आज तक चाइना को उठाया। इवन इंडिपेंडेंस के टाइम भी, 47 के बाद भी चाइना बहुत वीक कंट्री था, और उन्होंने यूएस के सपोर्ट से मैन्युफैक्चरिंग बोले कुछ भी करे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन लोगों ने उठाया अपने आप को। तो आज चाइना जिस पावर पे है, जो यूएन का जो मेंबर बना हुआ है, फिफ्थ कंट्री, चाइना बहुत किस दौर से उठ के आया है, ये देखो। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पावर में आ गई 97 में। फिर जो ट्रीटी साइन हुई थी हांगकांग को लेके, हांगकांग आज़ाद हो गया, मतलब कंट्री एक, लेकिन मैनेजमेंट दो होगा। हांगकांग का फिर अपना सेपरेट चलता रहा, हांगकांग की अपनी करेंसी है हांगकांग डॉलर्स। तो ये था हमारा सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, जो 1839 से 1949 तक 110 सालों का चला, एज पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि अभी तक वो कमांड में है, तो हम उनके हिसाब से हम 1949 ही बोलेंगे। केएमटी होती तब 1945 बोल चुके होते। और अगर समझदार लोगों की बात करेंगे कुछ कुछ की, तो वो कहते हैं 97 तक चला है। तो महाराज, ये गाथा थी, कैसा लगा आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को चाइना की हिस्ट्री का सिर्फ मॉडर्न आइडिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी और इनका सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद माओ केएमटी आया। का। हाँ। हम्म। फिर माओइज्म। शुरू, हाँ, बट वो टाइम थोड़ा काफ़ी चाइनीज़ पीपल के दिक्कत वाला था, लिए दुखद था, मतलब द ग्रेट टफ लीप था। फॉरवर्ड के बारे में भी बात कर सकते हैं। और फिर डेंग जिनपिंग का जो लिबरलाइजेशन वहाँ पे उसने वो इम्प्लीमेंट किया, जो इंडिया में एक्चुअली सेम टाइम फ्रेम में नरसिम्हा राव ने किया, और चाइना में भी डेंग जिनपिंग ने किया था। तिब्बत का इन्वेजन नहीं बताएंगे, जो तिब्बत में जो आया था? हाँ। हाँ, नहीं मैं, अच्छा, डेट मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कैसे कर सकते हैं। मेरे को अबे डेट नहीं जब पता है इंडिया चाइना का वॉर तिब्बत हुआ था इन्वेजन। 60s में, 61 62 में। अच्छा, हाँ, जैसे अरे अरे ये तो उसमें किया था, लिया था ना। मैं तो बोल रहा था वो अरुणाचल प्रदेश वाले में। Shit। अरे हाँ, लेकिन हाँ मेरे को पता नहीं था। सो चाइना की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम जो चाइना में हो रहा था उसके बारे में आई लर्न अ लॉट। तो ये था शताब्दी बेइज्जती बदमाशी की। की, बेइज्जती। बेइज्जती, ह्यूमिलेशन, तो बदमाशी नहीं, हम सॉरी, बेइज्जती से कुछ सेंचुरी। अच्छा वर्ड निकाल सकते हैं क्या? हम्म। पार्लिया वो क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है ना कुछ, कि अगर आपको कुछ पार्लियामेंट में गाली देनी होती है या बुरा बुरा बोलना होता है तो कुछ सिनोनिम्स होते हैं। अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठित शताब्दी, अप्रतिष्ठा की, अप्रतिष्ठित शताब्दी। अब अपमान की शताब्दी। अपमान तो फिर नेगेटिव हो गया। अरे बेइज्जती राइम भी कर रहे हैं यार। चलो, जो भी था,
ये एक समय था और आज एक समय है, आज सबके सामने है कि कैसे वो किस दौर से निकले। इनफैक्ट अभी भी जिनपिंग जब भी यूके वगैरह जाता है, वो हमेशा सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन की बात जरूर करता है, कई बार उसने अपनी स्पीच वगैरह में बोला भी है वहाँ पे। तो एक रीजंस, पहले हम रीजंस डिस्कस करते हैं एक बार, एक सम अप करके, मतलब रीजंस बताता हूँ कि क्या क्या लगे जिस वजह से चिंग डायनेस्टी का फॉल हुआ, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन पूरा हुआ। एक तो था कि इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था नहीं, ठीक है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ता जा रहा था और चाइना इंडिया अपने आप को बहुत आइसोलेट रखने में, अपने दायरे में रहने वाले थे। इंडिया फिर भी ट्रेड कर रहा था, ब्रिटिशर्स तो कर ही रहे थे। चाइना बहुत अपने को बंद रखने वाला था, मतलब अपना कल्चर लर्निंग चाहे कितनी अच्छी थी, ना वो शेयर करते थे, ना वो बाहर से कुछ नया आया तो सीखते थे। इस वजह से उन्होंने अपने नॉलेज से काफ़ी अच्छी चीज़ें कर ली, लेकिन बेटर नहीं कर पाए। जैसे नेवल की हम बात करते हैं, तो नेवल की उनकी कमी रही। अब नेवल अच्छा नहीं रहा, नेवी मैरिटाइम अच्छा, नेवी तो नेवी उनकी अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने, अब नेवी अच्छी नहीं, उन्होंने एक्सप्लोरेशन भी नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए, जितना पावरफुल बड़ा और रईस चाइना था, छोटे से ब्रिटिश की जगह वो बड़े प्यार से यूरोप में कितने कंट्रीज को कब्जा सकता था। लेकिन वो ये कि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं करा, चीजें नहीं करी, वो खुश थे अपने में। सबसे बड़ी कमी थी क्लोज मार्केट इकोनॉमी, जिसमें गैर कानूनी तरीके से चीजें एंटर होती थी। ठीक करने के लिए मार्केट खोली, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, उससे सरकार दुखी थी। ओपीएम ने तो, नशे ने तो बर्बाद करा ही करा। और फिर ये था कि लास्ट के जो रूलर रहे थे वो उतने अच्छे और पावरफुल नहीं थे चिंग डायनेस्टी के, जिस वजह से वो फिर चिंग डायनेस्टी का एंड हुआ और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बढ़ा। तो मेन इसमें एक ये भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चिंग डायनेस्टी की वजह से हुआ। तो ये थी हमारे रीजंस। तो इसको अगर मैं इंडिया की अगर सिर्फ हिस्ट्री से अगर जोड़ूँ, मैं पॉलिटिकल वजह से, इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ कुछ चीज़ें मेरे को लगी जो इंडिया ने भी वैसे हरकतें करी, चाहे वो अच्छी भी थी देश के लिए, देश हक में। जैसे हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन से, एलएसडी से पहले की बातें करते हैं, एलएसडी नहीं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से पहले की हम बात जब करते हैं, तो ऑलमोस्ट जितने भी धंधे थे सरकार का उसमें हाथ होता था, कमाई होती थी, चीजें कंट्री के अंदर बनती थी, अच्छा था। लेकिन लोग कमी रखती थी, बाहर से चीजें नहीं आ रही, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लोग चाहते थे लेकिन सरकार अलाउ नहीं करती थी, लोगों को क्यों देना है। और ये जो धंधे आते थे उसमें सरकार कमीशन खा जाती थी, तो कंपनीज भी दुखी थी। तो इसलिए उनको फिर ओपन करना पड़ा ट्रेड को, जो कि इनको करना पड़ा था केएमटी को आने में, कि भाई नहीं, बाहर के इकोनॉमिक चीज़ों को देखो, समझो। तब जाके जर्मनी कंट्रीज और हमारे ब्रिटिश कितने डाउन हुए हैं, बॉक्सर रिबेलियन के बाद केएमटी जब आई है। तो ये एक हमारी हिस्ट्री से थोड़ा बहुत जो पार्ट मेरे को लगता है मिलता है, शायद उन्होंने कभी उस पर देखा हो तो, या नहीं भी देखा होगा, सीख ली वो चाइना से। काफी मूवमेंट रहे हैं जो बहुत कंट्रीज ने रिपीट करे हैं, जैसे इनकी हिस्ट्री में हुआ है। तो दिस इज अबाउट सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या अंत करें इसका? क्या सीखा आपने? मतलब मैंने स्टोरी टेलिंग अभी भी अच्छे से नहीं सीखी, मैंने बस रिसाइट करा है, लेकिन स्टोरी टेलिंग नहीं करी अरे नहीं, अभी भी। मैंने इससे क्या सीखा, तो हाँ, मैंने इससे ये सीखा कि 1950s के पहले की मेरे को इस तरह पता नहीं थी, लेकिन उसके बाद का थोड़ा आइडिया था कि माओ ने जो ग्रेट ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद डेंग जाओपिंग ने जो लिबरलाइजेशन किया था अराउंड द सेम पीरियड एज कम्युनिज्म का इंडिया। बढ़ावा हाँ, देखने का। हाँ, तो वो पता था, लेकिन उसके पहले एक्चुअली क्या हो रहा था चाइना में पिछले 100 साल में, उसका ज़्यादा आइडिया नहीं था मेरे को। सो आई लर्न कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम चाइना में क्या हो रहा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके पहले का थोड़ा चार्ली पता गुरु। है, मिंग डायनेस्टी के टाइम का थोड़ा आइडिया था मेरे को, लेकिन उसके केएमटी और उसके पहले क्या हो रहा था ये पता नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 एक के चीज और बतानी भूल गया, सिल्क और इसके गन पाउडर, सिल्क और तीसरी चीज क्या बोल रहा था मैं, टी टी किसका एक्सपोर्ट चाय होता था चाइना से? टी का। चाय चाय। एक और चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, पेपर का। कई कंट्रीज पेपर को बना ही नहीं पाए थे चाइना जैसा, बहुत जाके लेट जाके पेपर आगे बनना पहले बनना शुरू हुआ है। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री जो पेपर लेकर आए थे, और पेपर का बहुत ज्यादा ट्रेड होता था वहां से। तो काफी चीजें दी हैं चाइना ने भी। पेपर चाइनीज है। पेपर चाइनीज है, चाय चाइनीज है भाई, अच्छा। इंडियन चाय कितने पीते हैं आज के टाइम पे। ताजी असम चाय, अरे एक पता इस है, चाय एक के एक पूर्वज। एपिसोड का आइडिया दूं कि ऐसा क्या है जो हम खाते हैं जो एक्चुअली में इंडियन है ही मैं नहीं। बोलने वाला था,
मैं बोलने हाँ, वाला था अभी अगली ये लाइन, मैंने दिमाग इतने में थी लोगों मेरे। को बताया ना कि लोग कुछ भी बोलते हैं, हम देसी खाना खाते हैं, हम इंडियन खाना खाते हैं भाई, आलू तक देसी कई चीजें चीज़ मेरे नहीं को भी है। नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ के नाम पता है, जैसे शिमला मिर्च तुझे पता है कहाँ उगाई थी सबसे पहले इंडिया में? उधर अच्छा, इंडिया में नहीं पता, लेकिन इट्स न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल ना। साउथ अमेरिका की थी, चिले की। हाँ वही। चिले से आए थे कैप्सिकम, सीड्स लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, ये वो आई थी मतलब कांडा ये घाट में सबसे पहले। पटेटो टमेटो सब उधर की इंडिया मतलब। नहीं है। हाँ, इंडियन मतलब ओल्ड वर्ल्ड थोड़े की भी नहीं है। तो, हाँ मतलब पटेटो तो शायद करीब 5,000 BC पहले से मतलब साउथ अमेरिका में मिल रहा था, हाँ तब जाके ट्रेड उसका शुरू हुआ था। मतलब तो मैं काफी कह रहा चीजें हूँ कि ब्रिटिशर्स लेकर ये आए हैं। सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, ये जो अपना जो तीन इंडियन नहीं है कॉन्टिनेंट है ना, प्योरली। इंडियन भी नहीं, जो तीन कॉन्टिनेंट्स है ना, एशिया यूरोप अफ्रीका, यहाँ भी नहीं होती थी। लेकिन मसाले थे, काली मिर्च हाँ थी। मतलब कब पिछले तक काली पाँच मिर्च सौ भूल जाएंगे भाई। 500 साल पहले इधर यहाँ ही नहीं होते थे। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम दी जूटकास्ट टीम। वार्तालाप का ये अगला एपिसोड था सेंचुरी ह्यूमिलेशन पे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर इसी तरह का कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, बीइंग इट्स अ फाइनेंस, सेविंग, एनीथिंग, let us know the topic in the down comments below. Like, follow, subscribe, share, बेल आइकन, अलर्ट सब कुछ करिए, उस चैनल को प्रमोट कीजिए as much as possible. Thank you.